Okay, so yesterday we have started our chapter mechanical properties of solids. In that introduction, we have seen stress, strain, we have completed. Now it's time for say Hooke's law. So it's very simple. Okay, हुक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसका नाम दे दिया है हुक्स लॉ. क्या कह रहा है हुक्स लॉ? तो हुक्स लॉ बताता है कि स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है मींस व्हाट कि अगर एक बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, यही बोल रहे हैं. So stress and strain take different forms in the situation depicted in the figure 8.1. जो हमने फर्स्ट फिगर में देखा कि एक सिलेंडर है, उसको हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ओके, उसको हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, उसको हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, और से कोई स्फीयर है उसको पानी में डाल दिया. तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है, और सबके नेमिंग भी अलग अलग है. पहले हमने बोला जब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस था तब हमने बोला इट इज से लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके, देन उसमें स्ट्रेन भी आया था, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन वी कैन से. देन टेंजेंशियल, जब हम पैरेलल, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे थे, ये पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं. देन पैरेलल फोर्स के केस में हमने लिया था क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन. एंड देन हाइड्रोलिक प्रेशर आ गया था क्योंकि पानी में हमने स्फीयर को डाल दिया. सो हाइड्रोलिक प्रेशर और से हाइड्रोलिक कंप्रेशन, और वहां पे जो स्ट्रेन मिलता था उसको हमने बोला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन. सो after that for small deformations the stress and strain are proportional to each other. जो अभी हुक्स ने बताया कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब कि एक बढ़े तो दूसरा बढ़ेगा और एक कम हो तो दूसरा कम होगा, लेकिन ये सबके लिए वैलिड नहीं है. इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन. ओके, जहां पे डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम हो उसके लिए ही ये एप्लीकेबल है. बहुत ज्यादा कम हो मतलब वेरी 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 लेस. ओके, डिफॉर्मेशन जब हम फोर्स लगाएंगे देयर विल बी, हमने कल ही बात की थी कि इफ यू अप्लाई फोर्स देयर विल बी ऑलवेज डिफॉर्मेशन, whether visible or may not be, may be visible, may not be visible, but deformation will be there. Even say nanometer, picometer, whatever, but small amount of deformation will be there. So that deformation is less. Okay, अगर deformation less है, in that case we can correlate by this stress and strain that is directly proportional to each other. Okay, so this is known as Hooke's law. यही हुक का लॉ है. देन हुक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ये लॉ दिया था. द स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इन द सेंस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाए, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम रखे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा और इक्वल टू का साइन आ जाएगा. सो दैट विल गिव k इनटू स्ट्रेन वेयर दिस k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, आगे जाके हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल, तब वापस इसका हम स्टडी करेंगे आगे जाके, मतलब अभी नेक्स्ट थियरी में ही है. ओके, एंड इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये जो k है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये क्या है भाई, ये कांस्टेंट है. ओके, सारे ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ऑब्वियसली स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में है. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना स्ट्रेस है कितना स्ट्रेन लगेगा. और स्ट्रेस और स्ट्रेन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने बात की थी दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी है. कौन कौन सी, फोर्स. ओके, कि कौन सा फोर्स, मतलब कौन सा इन द सेंस कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा दी मटेरियल ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कि भाई मटेरियल कौन सा है, वो दोनों के ऊपर. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. हुक्स लॉ इज एन एम्पेरिकल लॉ. ये जो हुक लॉ है वो एम्पेरिकल लॉ है, ये कोई थियरम नहीं है. जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमने थियरम है थर्मोडायनेमिक्स का, से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वी हैव सीन. तो वो सब प्रैक्टिकल, पहले थियरी हमने एजम्पशन माना कि ऐसा होगा,
एंड देन हमने उसके बेस पे प्रैक्टिकल भी किया और फिर ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये जो हम सोच रहे थे वो बात सही थी। यहाँ पे ऐसा कोई केस है नहीं, यहाँ पे हमने पहले प्रैक्टिकल किया और फिर हमें पता चला कि नहीं ऐसा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल लॉ। एम्पेरिकल मतलब जो प्रैक्टिकल बेस्ड लॉ होते हैं वो, एंड इज फाउंड टू बी वैलिड फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। तो ये वैलिड तो है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए, नॉट फॉर ऑल द मटेरियल्स, सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहली बात, ये एप्लीकेबल तब है जब डिफॉर्मेशन बहुत कम हो, एंड नॉट फॉर ऑल द मटेरियल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स इट इज वैलिड, otherwise some exceptions materials are there for which the Hooke's law is not valid. Okay, however there are some materials which do not exhibit these relationships. तो वैसे भी materials है just like rubber and all, so वो Hooke's law को follow नहीं करते हैं। That's it, इतना छोटा सा हमारा Hooke's law था। Okay, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। Then the most important theory, that is the stress strain curve. So stress strain curve के बारे में देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। The relation between the stress and the strain for a given material under the tensile stress can be found experimentally. Obviously experimentally मतलब relation पता कर सकते हैं हम। तो relation तो अभी तो बोला हमने कि stress is proportional to strain, वही तो relation है, वही relation है, हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी वो रहेगा। जैसे हमने बोला स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है, अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, फिर भी क्या स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, और लीनियरली दे आर चेंजिंग लीनियरली, तो दैट वी हैव टू चेक, एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। In a standard test of tensile properties, a test cylinder or a wire is stretched by an applied force. So टेस्ट में हम क्या लेंगे, अगेन वही जो सपोज सिलेंडर लिया और टेंसाइल फोर्स हमने लगाया, ओके, और वायर लिया और टेंसाइल फोर्स लगाया, ये हम कर सकते हैं। The fractional change in the length and the applied force needed to cause the strain are recorded. तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा, जैसे ही हमने फोर्स लगाया, जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं, ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जिससे डिफॉर्मेशन हो, तो तुरंत उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से डिफॉर्मेशन भी होगा, और ये जो डिफॉर्मेशन का रेशियो है मतलब कि से चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो दैट विल बी से स्ट्रेन, वो स्ट्रेन मिल जाएगा। तो वही चीज बता रहे हैं। Now the applied force is gradually increased in steps and change in the length is noted. तो अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, ओके। तो से सपोज y एक्सिस पर स्ट्रेन एंड x एक्सिस पर स्ट्रेन, ये जो गिवन है हमारा वो वाला, ओके। सो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और जैसे जैसे अब हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। A graph is plotted between the stress which is equal in magnitude to the applied force per unit area. Stress की definition कल हमने देखी थी। Then and strain produced. So a typical graph for a metal is shown in figure. Analogous graph for compression and shear stress may also be obtained. Okay. So क्या बोल रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए ग्राफ है, टेंसाइल फोर्स के लिए ग्राफ है। मतलब कि टेंसाइल फोर्स मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, और से वी कैन से longitudinal stress. But same graph can be produced for compressive stress as well as shear stress. What is shear stress? पैरेलल फोर्स लगेगा तब टेंजेंशियल और से shear stress. Okay. So that is shear stress. हम वो उसके लिए भी shear stress पैरेलल फोर्स लगाएंगे तब भी ये ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ओके। The stress strain curve vary from material to material. सारे मटेरियल के लिए डिफरेंट है। सपोज ये एल्यूमिनियम के लिए है तो दूसरे मेटल के लिए, स्टील के लिए सपोज वो अलग होगा, कॉपर के लिए वो अलग होगा, ब्रास के लिए अलग होगा, ओके। फॉर डिफरेंट मटेरियल्स the graph is different. These curves helps us to understand how a given material deform with increasing load. तो ये ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, तो ये ग्राफ से हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तो लोड है ही नहीं, बढ़ाएंगे कैसे, लेकिन हम स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं ना। स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज द लोड डिवाइडेड बाय
एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा तो स्ट्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट वी कैन सी। सो हमें पता चल सकता है कि अगर इंक्रीजिंग लोड, हम लोड को इंक्रीज करते जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, ग्राफ से भी हमें पता चलेगा। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन बिटवीन O to A, चलो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं रीजन बिटवीन, से यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, रीजन बिटवीन O to point A, डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। सो हमारा ओरिजिन O है और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा A, जिसका नाम भी हमें गिवन है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। सो ये जो रीजन है, द कर्व इज लीनियर, ये कर्व कैसा है, लीनियर है। लीनियर है मतलब क्या, कि लोड बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। मतलब अगर हम देखो राइट हैंड साइड में जा रहा है हमारा ग्राफ, दैट मीन्स स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और हमारा ग्राफ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर तो दोनों ही हो रहा है। O to A में देखो ऊपर भी जा रहा है और एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड में भी जा रहा है, मतलब स्ट्रेन भी हो रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। सो वही चीज बता रहे हैं कि लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली मतलब क्या, एक होता है लीनियरली, एक होता है एक्सपोनेंशियली। ओके, कि मतलब थोड़ा ही चेंज हुआ और बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट वैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लीनियर है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया तो थोड़ा स्ट्रेन बढ़ा, और थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया तो और थोड़ा स्ट्रेन बढ़ा, और थोड़ा लोड बढ़ाया तो और स्ट्रेन बढ़ा, वैसे लीनियरली वेरी करता है। ओके, सो इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड। तो ये रीजन में हुक्स लॉ ओबे होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम स्ट्रेन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। सो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हुक्स लॉ फॉलो होता है यहाँ पर। The body regains its original dimensions when the applied force is removed. तो अगर हम O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक आ गए, ओके, तो जैसे ही यहाँ पर से हम अगर अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दे तो उस रिस्टोरिंग फोर्स तो जनरेट हो ही जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। मटेरियल की ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सो ए पॉइंट तक वो अगर जा रहा है और फिर हमने लोड हटा दिया तो वो वापस क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं देन इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव्स एज एन इलास्टिक बॉडी। तो ये रीजन में सॉलिड कैसे बिहेव करता है, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी मतलब वही चीज की प्रॉपर्टी हो इलास्टिसिटी, मतलब कि अगर फोर्स रिमूव करे तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस रिगेन कर सके, दैट इज द इलास्टिसिटी। मतलब ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है और वो जो प्रॉपर्टी जो कैरी करे दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी और इलास्टिक ऑब्जेक्ट। सो दैट इज दैट। ओके, तो O से A पर हम आ गए, अब A से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन द रीजन ऑफ A to B रीजन में जाए तो देखो यहाँ पर ये A है और उसके आगे B है। तो देखो यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन मिल रही थी, यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन मिल रही नहीं है, मतलब कि A to B में लीनियरली वेरी नहीं होता है कौन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा तो स्ट्रेन थोड़ा बढ़ा, और स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा ही स्ट्रेस अगर ऊपर जाने गया तो स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि राइट हैंड साइड में ये ज्यादा जा रहा है अप डायरेक्शन में। देखो तुम ये ग्राफ देखो तो अप डायरेक्शन में इतना ही गया है ऐसे, लेकिन राइट में इतना ज्यादा चला गया है। डन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप डायरेक्शन में इतना गया और राइट में थोड़ा ही गया है यहाँ पे, और वैसे ही दिख रहा है हमें वहां पे कर्व है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। सो ये लीनियरली, वहां पे लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक बॉडी हो गई है, अभी भी इलास्टिक बॉडी ही है, देखते हैं चलो। So, nevertheless, the body still return to its original dimensions when load is removed. वही चीज बताई है कि अगर लोड रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी वापस क्या करेगी, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। बी पॉइंट तक भी तुम चले गए तो भी हम वापस आ सकते हैं, मतलब तुमने फोर्स और बढ़ाया और तुम बी पॉइंट तक चले गए। बी पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। तो हम जनरली ऐसे ए बी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई फोर्स बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो बोले कब तक बढ़ाओ, बोले प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो ले जाओ, दैट मींस ए पॉइंट तक गए।
अरे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ाओ, तो कहाँ तक बढ़ाएंगे भाई? तो यील्ड पॉइंट तक बढ़ाओ। ऐसे तो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जैसे कि कल हमने बात की थी कि ये सब एप्लीकेशंस, ये सब चीजें कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, रोपवेज बनाने हैं, ओके, प्लेन डिजाइन करना है, तो ये सब इंजीनियरिंग डिजाइन में दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। सो वो वहां पर अभी जैसे हमने कल बात की थी कि कोई ब्रिज बना दिया, तो एक टाइम पे सपोज एक भी गाड़ी नहीं जा रही है, फिर एक बाइक जा रही है, फिर 2 बाइक जा रही है, फिर 2 कार जा रही है, फिर 10 ट्रक्स जा रही है, तो सब टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोड है, ये वेरिंग लोड है। तो ये लोड वेरी करते जा रहे हैं, बट कब तक? पहले उनको पता तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि तुम कोई भी ब्रिज हो तो उसके स्टार्टिंग में या एंड में वहां पे जो लगा हुआ होगा मॉन्यूमेंट, वहां पे पूरी डिटेल्स लिखी होगी कि भाई ये ब्रिज की लेंथ इतनी है, ये इस साल में बना था, इसका इनोग्रेशन इन्होंने किया था, ओके, देन से इसकी कैपेसिटी इतनी है, मतलब कि एट अ टाइम इसके ऊपर से इतना लोड अगर तुम दो या इतने व्हीकल्स पास हो तो इट कैन इजीली विथस्टैंड, ओके। बट उससे ज्यादा हो देन इट विल बी रिस्की, ओके, मतलब ब्रिज टूट भी सकता है। ऐसा समझो कि नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस तो हम देखते हैं कि ब्रिज टूट गए, मतलब ऐसा समझो वो लोगों से भी टूट जाते हैं। ये तो व्हीकल है इतने हैवी, लोगों से भी ऐसा समझो कि मतलब कि 1 लाख लोग ब्रिज पे चले गए, 1 लाख लोग एक साथ ब्रिज पे चले गए, एक साथ, मतलब ब्रिज पे अभी 1 लाख लोग हैं। सो वी कैन नॉट से कि ब्रिज सेफ है या नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि एक साथ 1 लाख, मतलब एक का रफली मास समझो 100 kg और से 50 kg, तो भी 1 लाख मतलब 50,000 kg लोड उस पे आ गया, ओके। तो 50,000 भी नहीं, ज्यादा, मैं कम बोला, ओके। तो इतना लोड एक साथ आ गया, तो कैपेसिटी, ओके, तो ये कैपेसिटी पहले से डिजाइन करनी पड़ती है फिर जाके, इसीलिए तो सब व्हीकल्स का भी ऐसे होता है। यहाँ पर तो पहले टोल टैक्स था, अभी निकाल दिया इन द सेंस वो साइड चला गया, ब्रिज के वो साइड। जनरली टोल टैक्स होता है ना, वो ब्रिज के पहले होता है, मतलब यहाँ पर है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो साइड से जो आएंगे उनके लिए ब्रिज के पहले है, यहाँ से जो जाएंगे उनके बाद है। लेकिन कैपेसिटी पहले से डिसाइड होती है कि भाई एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम में इतनी गाड़ी यहाँ से जानी चाहिए, इससे ज्यादा जानी चाहिए नहीं, इट विल नॉट सेफ, ओके। तो वैसा ही केस है, तो हम पॉइंट बोलेंगे कि भाई यील्ड पॉइंट तक लोड बढ़ाओ, प्रोपोर्शनल लिमिट तक लोड बढ़ाओ। तो हम लोड बढ़ाया और कहाँ पहुंच गए? हम यील्ड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। नाउ the point B in the curve is known as yield point, also known as elastic limit। पहले वाली कौन सी थी? प्रोपोर्शनल लिमिट। भाई नाम उसके अकॉर्डिंगली गिवन है, जैसे कि ए पॉइंट तक उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला है। क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट बोला है? क्योंकि O to A गए तो दोनों प्रोपोर्शनली वेरी कर रहे हैं, लीनियरली वेरी कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला है प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर A to B गए तो B पॉइंट तक भी अगर लोड रिमूव करे तो वो वापस ओरिजिनल शेप साइज में आ सकता है, मतलब अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी वर्क कर रही है वहां पर। सो उसको हम बोल देते हैं इलास्टिक लिमिट। लिमिट मतलब भाई खत्म, ओके। अब बी से आगे गए तुम तो ओरिजिनल शेप साइज भूल जाओ, ओके। जो हो गया वो हो गया, अब कोई नया शेप साइज आएगा, मतलब कोई नया ही शेप एंड साइज आ जाएगा ओरिजिनल शेप एंड साइज पे। अगर तुम यहाँ बी से आगे चले गए, ये एरो है, वहां चले गए और फिर लोड हटा दिया, रिमूविंग द लोड, तो वापस ओरिजिनल शेप साइज में नहीं जा सकते, इसीलिए बोला है इलास्टिक लिमिट। लिमिट हो गई भाई इलास्टिसिटी की। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, ऑफ द मटेरियल। तो यील्ड पॉइंट एंड यहाँ पे ये पॉइंट पर जितना स्ट्रेस होता है, ओके, उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, सिग्मा वाई। वाई इन द सेंस फॉर यील्ड एंड स्ट्रेस के लिए तो सिग्मा हम यूज करते ही हैं, सो सिग्मा वाई ऑफ द मटेरियल। डन, ओके। तो हम बी पॉइंट से अब आगे जाते हैं। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली यील्ड स्ट्रेंथ तो पॉइंट बी था, अब उससे भी अगर लोड बढ़ा है तो उससे आगे चला जाएगा, इलास्टिक लिमिट भी खत्म हो गई है। सो एंड स्ट्रेन इंक्रीजिंग रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस।
तो जैसे ही थोड़ा बढ़ाया, बी पॉइंट से थोड़ा ही बढ़ा, मतलब यू कैन सी यहाँ पर कि इतना स्ट्रेस है और इतना स्ट्रेन है, इट कैन मेक अ स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर भी नहीं बनेगा। देखो स्ट्रेस थोड़ा ही इंक्रीज हुआ है, थोड़ा ही, और ये तो धूम आगे चला गया, डायरेक्ट बी टू सी चला गया। मतलब फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग इन लोड द स्ट्रेन विल बी वेरी 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 हाई। मतलब कि थोड़ा ही लोड तुमने बढ़ाया और डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा समझो कि ब्रिज की कैपेसिटी, वही एग्जांपल पे आ जाता है, ब्रिज की कैपेसिटी ऐसा समझो 100 व्हीकल्स एक साथ पास ऑन हो, उतने हैं 100 व्हीकल्स, ओके। और हमारा ऑलरेडी 105 है कि भाई जो साइकिल है उसको ज्यादा वेट नहीं देना है, तो 105 है ऑलरेडी। मतलब ये 105 है, मतलब जैसे कि पहले 50 हुआ, 100 हुआ, तो 100 तक होगा तो उसको हम बोलेंगे से प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर 100 थोड़ा बहुत अभी भी है, तो आगे गए तो हम पहुंच गए सपोज 105 पे, तो ये आ गई हमारी इलास्टिक लिमिट। अब और दूसरे 50 व्हीकल्स आ रहे हैं, ओके, हॉर्न मारते 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 और घुस गए ब्रिज के अंदर, तो नाउ इट इज वेरी वेरी हाई। मतलब कि थोड़ा ही लोड बढ़ा, ये तो 50 छोड़ो 5 बोलो, ओके, 105 व्हीकल्स थे और 5 आ गए, सिर्फ 5, अरे 5 भी छोड़ो, एक आ गया, सिर्फ 1 व्हीकल ज्यादा आ गया, तो भी वहां पे डिफॉर्मेशन, जितना नुकसान 105 व्हीकल से नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान सिर्फ एक व्हीकल कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एक जा रहा है, उससे पहले 105 वहां पे है ऑलरेडी। हाँ हाँ, मतलब ये कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं। पिलर्स होंगे तो भी इट विल नॉट, मतलब क्या, उसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक ही गाड़ी आगे गई तो पिलर्स में क्रैक्स आने लगी, हिलने लगा, लाइक दैट, ओके। जो भी जिसके भी पिलर्स है नीचे, और से हमने हमारा जो केबल ब्रिज, केबल टूट जाएंगे, लाइक दैट, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि केबल ब्रिज है हमारा, तो सपोज ओवरलोडेड हो गया तो केबल टूट सकता है। कितने स्टील के केबल्स अंदर डाले हुए हैं, तो उसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा जाएंगे तो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ओके। कैपेसिटी से ज्यादा, मतलब ये हमारा रूम है, ये रूम की साइज के वायर्स डाले हुए हैं अंदर, ये रूम की साइज, हाँ ऐसे, हाँ रूम, ये पूरा रूम ऐसे वायर्स, ओके। मतलब एक वायर नहीं, मतलब हमें लगेगा बाहर से कि एक वायर है ऐसे, एक करके, हाँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ओके। जैसे हमें दिखता है सपोज ये एक वायर है, तो ये एक वायर थोड़ी है, इसको अभी अपन ओपन करेंगे तो अंदर से 3 ऐसे ही निकल जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो वैसे बड़े बड़े वायर्स, अगर डैम देखने जाओ तुम, ओके, तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े केबल्स लगाए हुए हैं, ओके, सपोर्ट के लिए, ओके। सो वैसी चीज है। तो बी पॉइंट हमारा है इलास्टिक पॉइंट, और येल्ड पॉइंट है हमारा, सो इसको येल्ड पॉइंट भी बोलते हैं। और वहां पे जो स्ट्रेस होगा उसको डिनोट करते हैं सिग्मा वाई से, और उसका नाम है येल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सो if the load is increased further, yield strength, the strain increase rapidly even for a small change. The portion of the curve between B and D shows this. तो B और D के बीच का ये जो कर्व है, B से लेकर के ऐसे D, अब देखो कितना, मतलब स्ट्रेन कितना आगे बढ़ रहा है राइट हैंड साइड पे, ऊपर तो कितना कम जा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे कितना बढ़ रहा है, देखो। सो B to D वाला जो हमारा पॉइंट है वो यही डिनोट करता है क्या, for a small change in load there will be too much of deformation, okay, understood? So when the load is removed, say at point C, कोई point C है, वहां से load remove करे तो अब वापस नहीं आने वाला, between B and D the body does not regain its original dimension। नहीं, क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया, वो लिमिट तक हो तो ठीक है, अगर लिमिट के बाहर हो तो गुस्सा आ जाएगा हमें, तो वैसे भी उसको गुस्सा आ गया है, अब कुछ होगा नहीं ओरिजिनल। पहले बी से डी तक ले गए, हाँ, धीरे धीरे हम ओ पे थे, ओ पर से हम अब फोर्स दे रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, सो ओ से हम चले गए ए पर, तो प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई। फिर और फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ए से चले गए हम बी पर, बी हमारा यील्ड पॉइंट है। अब बी से आगे गए, बी तक हम अबे फोर्स रिमूव कर दे तो ओरिजिनल शेप साइज में आ सकते हैं, ओके। मतलब अभी जितने भी ब्रिज पे से गाड़ियां जा रही है, दैट मीन्स कि वो बी पॉइंट में से, येल्ड पॉइंट में से ही जा रही है, मतलब कि अभी थोड़े वो गए तो थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, जैसे हमने बोला ना, विजिबल और नॉट विजिबल, फोर्स लगा तो डिफॉर्मेशन होगा,
ओके, वो केबल में थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, पिलर्स पे थोड़ा वेट आएगा ज्यादा, ओके, बट वो डिफॉर्मेशन क्या होगा, वापस जैसे ही गाड़ी यहां से चली गई, ब्रिज क्रॉस कर लिया, तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप, पिलर और केबल वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट से बाहर चले गए, मतलब तब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां, जैसे हम यील्ड पॉइंट से आगे चले गए और अब ज्यादा लोड आ रहा है, तो ये जो सपोज 110 व्हीकल्स है उसको पास ऑन तो कर दिया, लेकिन जब ये पास हो रहे थे तो पिलर में क्रैक आ गई और केबल एक टूट गया। अब टूट गया मतलब टूटने वाला है, चलो टूटा भी नहीं, टूटने वाला है, अंदर से टूट गया लेकिन थोड़ा बहुत पकड़ के रखा है। अब जब सारे व्हीकल्स पास हो जाएंगे, आफ्टर दैट पिलर की क्रैक वापस अपने जैसी होगी, मतलब विदाउट क्रैक वाला जो मटेरियल था वैसा होगा नहीं, केबल जो था जैसा था वैसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यील्ड स्ट्रेन से ज्यादा फोर्स चला गया। यील्ड स्ट्रेन तक तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद अगर फोर्स बढ़ाया देन इट विल गो। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं। सो इन दिस केस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो, अब ये जो केस है बी टू डी वाला जो केस है, वहां पर स्ट्रेस इज जीरो। स्ट्रेस इज जीरो मतलब क्या? यू आर नॉट अप्लाइंग फोर्स, इंक्रीजिंग फोर्स हम नहीं, फोर्स इंक्रीज नहीं कर रहे, स्ट्रेस जीरो है। ओके, दिस स्ट्रेन इज नॉट जीरो। ओके, मतलब कि तुम अपर डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हो आगे, फिर भी राइट में तो बढ़ोगे ही। ओके, क्यों? क्योंकि हम पहुंच ही वैसे गए हैं, वैसे यील्ड पॉइंट से आगे चले गए, मतलब कि हमारे हाथ से जितनी भी पावर्स है वो सब निकल गई, अब हम कुछ कर सकते नहीं है। जो भी सेफ्टी रखनी है यील्ड पॉइंट से पहले रखनी है, बाद में तो अभी ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, विनाश हो जाएगा, तो उसको ही इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो अभी आएगा ब्रेकिंग पॉइंट। चलो, सो द मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट। ओके, क्या बोल रहे हैं? द स्ट्रेन इज नॉट जीरो एंड द मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट। ये परमानेंट सेट है, ये वाला है, देखो ये वाला मतलब क्या? सी पॉइंट तक, ये सी पॉइंट तक का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं हम परमानेंट सेट। मतलब कि परमानेंट सेट मतलब ये परमानेंट सेट तक अगर स्ट्रेन आगे बढ़ रहा है, सो डिफॉर्मेशन तो होगा, स्ट्रेन विल बी देयर बट लेस देन 1%। स्ट्रेन विल बी देयर, डिफॉर्मेशन विल बी देयर बट लेस देन 1%। मतलब ऐसा समझो, बहुत डिफॉर्मेशन तो होगा। ओके, शायद वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में ना भी आए, क्योंकि बी से आगे चले गए तुम, तो सपोज ये एरो है वहां चले गए, तो बी पॉइंट तो हमारा यील्ड पॉइंट है, तो ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा, लेकिन ये जो डिफॉर्मेशन है वो कितना होगा? कम होगा, लेस देन 1%। ओके, क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सेट में है। ओके, तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर ये जो हमारा पूरा बन रहा है ओ ए बी सी और ये वापस ओ, ऐसे पूरा ये रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, इससे बाहर अगर यहाँ पे पहुंच गए तो अब यील्ड स्ट्रेन से तो आगे ही चला गया है, लेकिन ओरिजिनल शेप साइज में तो नहीं आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत खतरनाक वाला डिफॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ है। ओके, यहाँ पहुंच गए तुम, अब यहाँ से नीचे आओ, तो सपोज ये देखो 1%, ये 30%, तो सपोज मान लो 20% जितना डिफॉर्मेशन। 20% डिफॉर्म मतलब तुम्हारी लेंथ अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर से तुम्हारी लेंथ हो गई से 20% डिफॉर्म, तो 800 मीटर हो गई। ओके, कुछ ना कुछ तुमने इतना खींचा या इतना कंप्रेस किया कि तुम्हारी लेंथ अब ओरिजिनल 1 किलोमीटर की आएगी नहीं। डन। ओके, सो वो हमारा परमानेंट सेट है। परमानेंट सेट मतलब क्या? कि वहां डिफॉर्मेशन होता तो है लेकिन कम होता है, लेकिन उसके आगे डिफॉर्मेशन विल बी लार्जर। ओके, सो वही चीज है। यस, वी कैन। तो फोर्स ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, एक पॉइंट से आगे चले गए, देन इट विल नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, लूज हो जाएगा, जैसे इलास्टिक लूज हो जाता है। और से कल हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, तो भाई स्प्रिंग को सपोज यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ से तुम स्प्रिंग यहाँ तक लाओ तो ओरिजिनल शेप एंड साइज, और यहाँ से तुम यहाँ चले गए, अब तुम छोड़ोगे तो वापस तो आएगी, ओरिजिनल शेप रिगेन करने की ट्राई तो करेगी ही वो, लेकिन कर नहीं सकेगी। ट्राई तो करेगी ही बट कर नहीं सकेगी, तो यहाँ से इतनी हो गई, लेकिन हमारी तो थी इतनी, तो ये लेंथ क्यों बढ़ गई? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब ये परमानेंट जो हमारा सेट था उसके भी ओवर हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चला गया।
ओके तो ये डिफॉर्मेशन क्या है, अब वो रहेगा ही, अब वापस ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ सकते, वो चीज बता रहे हैं। हाँ टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन वाला पॉइंट अभी आगे हम देखने ही वाले हैं। सो द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम वापस ओरिजिनल शेप साइज में आने वाले नहीं। The point D on the graph is the ultimate tensile strength. तो जो point D है, पहले ये क्या आया, yield point आया, that is point B। फिर C point का ऐसा कुछ नाम नहीं है, हम बोला कि B और D के बीच में कहीं पर point C है। Okay, whatever। C point से हमने permanent set बनाया। Okay। अब point आ रहा है D, तो ये जो D point है वो है ultimate, मतलब अल्टीमेट है, अल्ट्रा लेजेंड। ओके तो वैसे अल्टीमेट। ओके तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है ही, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब भाई ये बहुत ज्यादा हो गया है अब। ओके फिर भी बहुत ज्यादा का भी एकदम सुपर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो पॉइंट डी जो है वो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इससे आगे तुम मत बढ़ना, नहीं तो ये टूट जाएगा। मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो, सिलेंडर है, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो वो डिफॉर्म होता जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप साइज गेन नहीं कर सकता क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा कि खींचते खींचते तुमने इतना खींचा कि इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा ही, लेकिन वो टूट ही जाएगा, वो सिलेंडर ही नहीं रहेगा, एक सिलेंडर के 2 सिलेंडर हो जाएंगे, लाइक दैट। ओके इतना ज्यादा फोर्स, तो दैट पॉइंट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब इतना लोड बढ़ाया है, मतलब अभी बी पॉइंट तक कैसा था कि वो गाड़ियां चली गई। ओके अब बी पॉइंट तक जा रही है तो वापस जो भी अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है वापस ओरिजिनल शेप साइज में आ गए। अब बी पॉइंट से आगे वाली में अब कोई व्हीकल जा रहा है ब्रिज पर से, तो सपोज क्रैक आ गई, एक केबल टूट गया, तो डिफॉर्मेशन तो हो गया है लेकिन फिर भी वर्किंग कंडीशन में है, वो गाड़ी चली गई, उसके बाद अभी ब्रिज वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उससे भी ज्यादा, वो पॉइंट से ज्यादा वाला लोड लग गया एक बार, तो ब्रिज की वो कंडीशन हो जाएगी कि उसको हम ब्रिज बोल ही नहीं सकते, टूट ही जाएगा। ओके उससे पहले तक तो क्या था कि अच्छा हाँ थोड़ी केबल टूट गया है, रिपेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रिज तो ब्रिज है। ओके 1-2 क्रैक आई है, दैट्स इट। बट एक पॉइंट है उससे आगे चला गया तो इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, वो यूज नहीं कर सकते। तो जैसे अभी हमने बोला ना सिलेंडर टूट गया, वैसे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय अ रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। अभी हमने क्या देखा था, पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक कि very small increase in the stress, then also too much increase in the strain, and if stress is zero, force apply नहीं कर रहे हो तुम, then also strain will not be zero। B to D वाला केस। अब D से आगे वाला केस, if you negatively मतलब force remove कर रहे हो, देखो beyond this point additional strain is produced, अब strain और produced होगा even by reducing the applied force, ये ऐसा केस हो गया कि तुमने इतनी गाड़ियां चला ली ब्रिज पर से कि ब्रिज की हालत इतनी खराब हो गई कि अब तुम गाड़ियां तो नहीं चला रहे हो लेकिन तुम वॉक करते हुए भी नहीं जा सकते। ओके इतना खराब हो गया है। ओके वॉक करते भी नहीं जा सकते, रिस्की है। ओके कभी भी कुछ भी गिर जाएगा। हमारे बॉडीली फोर्स जो 60 kg 100 kg का फोर्स है उससे भी वो अफेक्टेड हो जाएगी, इतनी खराब हालत हो गई है। डी पॉइंट से आगे जाएंगे तो ओके सो एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स, मतलब कि अप्लाइड फोर्स क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। ओके पहले सपोज थोड़ा इंक्रीज कर रहे थे, अब अप्लाइंग फोर्स रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर भी स्ट्रेन बढ़ेगा। पहले क्या था, अब तक क्या पढ़ा हमने कि डी पॉइंट तक कि जैसे जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, लीनियरली और नॉन लीनियरली, बट स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। थोड़ा बढ़ाया तो थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ाया तो ज्यादा बढ़ा, लेकिन बढ़ा, इंक्रीज तो हुआ। अब ऐसा है कि तुम लोड कम कर रहे हो तो स्ट्रेन कम होना चाहिए, डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए, कम नहीं होगा ज्यादा हो। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब तुम लोड बढ़ा रहे हो
और लोड कम कर रहे हो तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेन कम होना चाहिए, तो वो बढ़ेगा। मतलब स्ट्रेस डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज होगा, वो कहना चाह रहे हैं। ओके, so beyond this point additional strain is produced even by a reduced applied force and fracture occurs at point E। तो तुम ऐसे ही reduced force करते देखो, यहाँ पे हम force क्या कर रहे हैं, reduce कर रहे हैं। So हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोड डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। डी पॉइंट से देखो स्ट्रेस कम हो रहा है, ये स्ट्रेस कम हो रहा है, फिर भी ये तो आगे बढ़ रहा है। भाई ये कम हो रहा है तो तू भी पीछे आ, डी से पीछे आओ, पीछे आएगा मतलब स्ट्रेन कम हुआ, लेकिन वो तो आगे ही बढ़ रहा है। ओके, सो डी पॉइंट से अभी भी लोड रिड्यूस करते करते जाएंगे तो ई पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब स्ट्रेन और बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट के आगे स्ट्रेन बढ़ा मतलब से वी कैन से हियर 30%। सो डिफॉर्मेशन 30% से ज्यादा हो गया, सो इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब डिफॉर्मेशन 30%, मतलब ऐसा समझो कि ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को तुम सिलेंडर की लेंथ है सपोज से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर को तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। अभी 30% का 30% तक तुम जा सकते हो। ओके, तो 30% मतलब ऐसा समझो कि उसकी 30% 100% है और उसका 50 लो तो से 15 सेंटीमीटर, 30 का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और 5% लो, ओके, तो कितना हो जाएगा 1.5%, 1.5 सेंटीमीटर। और उसके से रफली बता रहा हूँ तो 6 कर दिया तो से 7.5 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, उसको तुम खींचते जाओगे तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर उसकी लिमिट है। जैसे ही 7.5 सेंटीमीटर रीच हुआ अब वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब 30 सेंटीमीटर वाला सपोज 37 सेंटीमीटर तक जा सकता है, उससे ज्यादा भी अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अब टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे रबर है, प्लास्टिक है, चिंगम है कि खींचते ही जाओ। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। सो 30% स्ट्रेन, ये अगेन हर केस में 30% नहीं होता, ये तो रफली है कोई पर्टिकुलर मेटल के लिए। और हमने देखा कि डिफरेंट मेटल्स के लिए ये ग्राफ अलग अलग होता है, सबके लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, सो ई पॉइंट इज द फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, कहां गए, यस, सो ई पॉइंट हमारा है फ्रैक्चर पॉइंट। इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज। अब क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है पॉइंट डी, ओके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है पॉइंट डी, और हमारा पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये डी और ई के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस भी होना चाहिए नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि इफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल लिखना भूल गए, इफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ and fracture points D and E are close, the material is said to be brittle। मतलब कि D और E पॉइंट जो है वो क्लोज है, मतलब कि जो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो और जो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है वो एकदम नजदीक है। ओके, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रिटल। लेकिन तुम लोड बढ़ा रहे हो तो तुम ले आए, मतलब पॉइंट डी पर पहुंच गए और पॉइंट ई तुम्हारा बहुत दूर है, फ्रैक्चर पॉइंट तुम्हारा बहुत दूर है, तो डी और ई के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, अब वो टूटने वाला नहीं है क्योंकि दूर है तो लोड बढ़ाओगे या कम करोगे, डी के बाद तो हम कम कर रहे हैं फिर भी वो डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, तो लोड बढ़ाओ या कम करो डिफॉर्मेशन तो बढ़ता ही जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ओके, टूटेगा कैसे, ओके, तो इफ वो अगर नहीं टूटा, इफ दे आर फार अपार्ट द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। तो जो डक्टाइल मटेरियल है जस्ट लाइक से कॉपर, ओके, तो कॉपर के केस में सपोज हमारा पॉइंट डी एंड पॉइंट ई वो एक दूसरे के बहुत दूर होंगे, फार अपार्ट, एंड से हमारा पॉइंट से लोखंड, आयन, ओके, सो उसके केस में एल्यूमिनियम का केस, एल्यूमिनियम भी आयन से तो नहीं, आयन ब्रिटल मानेंगे हम, कास्ट आयरन जैसे हम बोलते हैं, तो कास्ट आयरन है हमारा, जैसे ये हमारा हैंडल है चेयर का, ओके, सो दैट इज अ कास्ट आयरन। ओके, सो वो उसको हम फोर्स लगाएंगे तो वो बैंड इतना ज्यादा होगा नहीं डक्टाइल, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डन। तो डी और ई पॉइंट नजदीक हो तो ब्रिटल
एंड डी एंड ई पॉइंट दूर हो तो डक्टाइल। लेकिन डी और ई नहीं करना है, क्या बोलना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर ब्रेक डाउन हो गया, फ्रैक्चर उसको ब्रेक डाउन पॉइंट भी बोलते हैं। ओके कोई रेफरेंस बुक में ब्रेक डाउन पॉइंट भी लिखा हुआ है, फ्रैक्चर मतलब ब्रेक डाउन हो गया। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पॉइंट इफ दे आर नियरर देन द मटेरियल इज brittle, if they are far apart and the material is ductile. Okay, so this is our stress strain curve. अब जैसे हमने बोला कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द केस में एप्लीकेबल है, अदरवाइज सबके लिए नहीं है। सो से रबर ले लिया एंड ऑल, प्लास्टिक रबर ऐसा कुछ ले लिया हमने, तो क्या होगा, तो उनके लिए पर्टिकुलरली ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द एरोटा, हार्ट के अंदर हमारा टिश्यू एरोटा जो होता है उसके अंदर ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा टिश्यू? एरोटा, ऐसे एक्चुअली उसको ए नहीं बोलते, ऑर्टा ऐसे ही बोलते हैं, ए को साइलेंट रखते हैं, ऑर्टा। ओके सो बायोलॉजी तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो। ओके सो ये जो ऑर्टा होता है हमारे हार्ट के अंदर टिश्यू, तो दैट विल बिहेव लाइक दिस, कि उसको हम उसकी भी लिमिट होती है कि तुम फोर्स लगाते जाओगे तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, जैसे ही फोर्स रिमूव किया वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस रिगेन कर लेगा। देखो हमारी बॉडी में भी ऐसे पार्ट्स है, टिश्यूज है जो वापस अपनी शेप एंड साइज रिगेन कर सकते हैं। ओके सो ऑर्टा द लार्ज ट्यूब कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी 10th में तुम वो हार्ट नहीं ड्रॉ करते थे, उसमें था ना सर हार्ट को भी मैं क्या बोलते हैं पता है? हार्ट बोलते हैं। हर्ट, तो हर्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा चलो, सो एज स्टेटेड अर्लियर द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल रबर कैन बी पुल्ड टू सेवरल टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ऑब्वियसली rubber is more elastic than other metals. Okay. The figure, this graph shows the stress strain curve for the elastic tissue of the aorta present in the heart. Note that although elastic region is very large, the material does not obey the Hooke's law over most of the region. देखो कि भाई ये इसका इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है, इलास्टिक रीजन ज्यादा है मतलब खींचते जाओ और फिर जब छोड़ दोगे तो वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज आ जाएगा। बट इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ आर डायरेक्टली कोरिलेटेड, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई लॉ है नहीं। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है ऑर्टा के केस में, हमारा जो टिश्यू होता है हार्ट में उसके केस में। ओके मतलब पर्टिकुलरली पाइपलाइन है, ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से, तो उसके केस में ये तो अच्छी बात है, बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे ही पता चलता है ना हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ा, फिर और स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा। अब यहां से देखो यहां पहुंच गए, अब तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ ही नहीं रहा है, और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ ही नहीं रहा है, और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ ही नहीं रहा है। हुक्स लॉ फॉलो नहीं। स्टार्टिंग में भी देखो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन तो लीनियरली होना चाहिए ना, कि जैसे ही थोड़ा बढ़ाया तो वहां भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो देखो बढ़ा के नहीं है, जीरो है, तो भी यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हुक्स लॉ डायरेक्टली फॉलो नहीं होता है। So, secondly, there is no well-defined plastic region. यहाँ पर कोई well-defined plastic region नहीं है, वहां पर था ओके कि भाई पॉइंट नंबर बी जो हमारा येल्ड पॉइंट है, ओके वहां तक का रीजन क्या है, इलास्टिक रीजन, उसके बाद वाला रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब वापस जा सकते हैं ओरिजिनल शेप साइज में, प्लास्टिक मतलब वापस जा सकते नहीं है, तो वहां पे वेल डिफाइंड था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी है नहीं, बस ऐसे ही ग्राफ है, कहां से वापस जा सकते हैं नहीं पता। ओके लाइक दैट। So, next, substances like tissue of aorta, rubber, etc., which can be stretched to cause large strains, are called elastomers. तो rubber है, पूछा जा सकता है एक मार्क में, तो what are elastomers? तो rubber है, aorta है, कि जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इलास्टिक रीजन ही इतना ज्यादा है, तुम लोड देते जाओ तो डिफॉर्म होता जाएगा, और जैसे ही लोड रिमूव करो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाएगा। सो ये तो अच्छी बात है। तो ये जो ओरिजिनल शेप इतना ज्यादा इलास्टिक रीजन होता है जिसका, ओके वैसे जो मटेरियल्स है जस्ट लाइक रबर, ऑर्टा टिश्यू एंड ऑल,
तो उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्यों इलास्टोमर्स? क्योंकि उनकी इलास्टिक रीजन बड़ा है, लार्जर है, इसलिए इलास्टोमर्स। दैट्स इट, डन। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है 4 मार्क में भी, 5 मार्क में भी, ओके 3 मार्क्स में भी। कुछ नहीं करना है, पहले तो ग्राफ तो पता होना चाहिए, ओ से ए लीनियरली वेरी करना है, ए टू बी में थोड़ा ग्राफिकली कर्व बनेगा, सो ए टू बी में थोड़ा कर्व, फिर बी टू डी में बहुत ही लंबा कर्व, फिर डी से फोर्स को कम करना है और डी टू ई आना है। ओके, तो सारे ही पॉइंट याद रख लो, कहाँ यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू राइट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट कर देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। तो ओ टू ए हमारा पॉइंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है। जैसे लीनियरली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लीनियरली वेरी करता है, जो भी हमने डिस्कस किया, 1 by 1 स्टोरी वाइज आगे आगे बढ़ोगे ओ से ए में, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक मतलब शेप एंड साइज गेन कर सकता है, सब कुछ लिख दो। फिर ए टू बी पे आओ, तो बी पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। वहां का जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट। और वहां पे जो स्ट्रेस होता है सिग्मा वाई, वो सिग्मा वाई को हम क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। वो सब कुछ डिटेल्ड में। डन, अंडरस्टूड? ओके, ये छोटा सा देख लेते हैं हम, इलास्टिक मॉड्यूल। ये क्या है? इलास्टिक मॉड्यूल जो अभी हमने देखा वही है। क्या? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के इनटू स्ट्रेन। तो ये जो के है दैट इज द इलास्टिक मॉड्यूली। ओके, और से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मतलब प्रोपोर्शनल रीजन है, मतलब पॉइंट ए वाला जो है ना, वहां तक का जो ये रीजन है वो। ओके, is of great importance for structural and manufacturing engineering design। तो ये डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए ये जो हमारा रीजन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का O to A वाला, कि जहां से हम इजीली वापस आ सकते हैं ओरिजिनल शेप एंड साइज में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, जो हमने कल देखा था, आज भी देखा ऑब्वियसली, ओके, कि स्ट्रेस जो है हमारा, ओके, मतलब कि स्ट्रेस so say stress is proportional to strain। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है एंड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय से स्ट्रेन। सो ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन नीचे आ जाएगा, सो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट विल बी द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉड्यूली k। दैट्स इट। ओके, इसी को बोलते हैं एंड इज फाउंड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। तो ये जो k है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल है? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है? स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। स्ट्रेस और स्ट्रेन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फोर्स अप्लाइड पे, कितना फोर्स करोगे। और फोर्स अप्लाइड और फोर्स तो सब पे चलो सेम अप्लाई कर दिया, तो क्या सब में सेम डिफॉर्मेशन आएगा? नहीं, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लास्टली आ गया क्या कि k इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब आयरन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, रबर के लिए के की वैल्यू अलग है, सबके लिए अलग है और वो अलग वैल्यू हमें गिवन भी है ये। ओके, सो यहाँ पर देखो यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, वो अभी आगे हम देखेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर के की वैल्यू पर्टिकुलरली नहीं गिवन है, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें के की वैल्यू गिवन होगी। सपोज ये हमारा न्यूमेरिकल है और स्ट्रक्चरल स्टील रॉड, तो हमारा क्या है? स्टील रॉड है। तो स्टील रॉड के लिए यहाँ पे बोला ही गया है कि यंग्स मॉड्यूलस जो y है वो ये वैल्यू है उसकी, और जहां जहां पे हमारा k का फॉर्मूला आएगा तो वो k भी हमें गिवन ही होगा। जैसे यंग मॉड्यूलस है वो हम कल देखेंगे, बट उसकी वैल्यू भी गिवन होगी, वैसे ही k की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन ही होगी। ओके, सो पूरी k एंड यंग्स मॉड्यूलस सारी वैल्यू हमें पहले से गिवन होगी, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कितने मटेरियल की k की वैल्यू हम याद रखेंगे? सो याद रखनी नहीं है, डायरेक्टली इट विल बी गिवन टू अस, ओके, इन द न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड? ओके,
तो अच्छे से स्ट्रेस स्ट्रेन का समझ में आ गया, इजी था राइट। ओके सो आगे कल करेंगे। तो कल 2:30 ना। कल 2:30 चिराग, कल से 2:30। हाँ ओके चलो।